अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो में हम जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस होती हैं आरएनए मॉलिक्यूल की उनकी बात करेंगे, दोनों प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, यूजुअली यूकैरियोट्स में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पर हम बात कर लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए की बात कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था जब ट्रांसक्रिप्शन हुई थी तो वो जो एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना था वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, उसको प्री फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे अब जो है वो प्री आरएनए की फॉर्म बन गई। अब होगा क्या यूकैरियोट्स में, क्योंकि वी नो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाई हुई है आरएनए पॉलीमरेज 1 से मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, आपके 28S 5.8S और 18S वाला सब यूनिट बनता है। वेरस जो 5S वाला सब यूनिट होता है यूकैरियोट्स का वो आरएनए पॉलीमरेज 3 से बनता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि कोई भी आरएनए का जो भी सब यूनिट होगा वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम होता है, जो कि राइबोसोमल आरएनए का भी, ट्रांसफर आरएनए का भी, एमआरएनए क्या कहते हैं एमआरएनए का भी वो मॉलिक्यूल बना रहा होगा। तो खैर यूकैरियोट्स में उन्होंने ये वाली एग्जांपल दिखाई है। अब इसमें होता क्या, इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती कैसे कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है उसने बना दी ये प्री आरएनए मॉलिक्यूल जिसमें 28sp है, 5.8sp, 18sp है, और इसमें कुछ साथ में क्या कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी हैं जो कि कोड नहीं करेंगे इस प्रोटीन के लिए। तो ये जो थिन से ब्लू स्ट्रक्चर हैं वो रिमूव कैसे होंगे, कुछ राइबोन्यूक्लियेसिस एंजाइम्स आएंगे और कुछ क्या कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेसिस एंजाइम आएंगे जो कि इस चीज़ को मॉडिफाई करेंगे, इन जगहों को क्लीव करेंगे। जब वो क्लीव कर देंगे तो उससे होगा क्या, ये हम देख सकते हैं एक जो थिक से थे जो हमें सब यूनिट्स चाहिए थे वो हमें मिल गए, और अब ये जो राइबोसोमल आरएनए आपस में ज्वाइन होकर कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड करके ये कहते हैं जो राइबोसोम्स है वो बना लेंगी। तो इस तरह राइबोसोमल आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है। और होता क्या है यूकैरियोट्स में इनकी क्या कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के लिए तो क्या कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेसिस होते हैं, राइबोन्यूक्लियेसिस होते हैं, उसके साथ साथ कुछ छोटी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, जो कि स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन होती है यूकैरियोट्स में वो होती है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो यूकैरियोट्स में राइबोसोमल आरएनए की ऐसे होती है, ट्रांसफर आरएनए की ऐसे कैसे ट्रांसफर आरएनए की कैसे होती है। जो ट्रांसफर आरएनए अभी जिस तरह दिखाया हुआ ट्रांसक्रिप्शन हुई उससे ये जो प्री फॉर्म बना, अब इसमें से कुछ जो कहते हैं सीक्वेंसेस हटाने होंगे ताकि वो एक अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाए। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में कैसा आएगा, जो इसका एंटी कोडॉन पार्ट होता है टीआरएनए का, वहां पे हम देख सकते हैं ये 14 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक इंट्रॉन है जिसको रिमूव करना, ये एक सीक्वेंस है जो कि किसी चीज के लिए कोड नहीं करेगा। तो ये रिमूव कैसे होगा, कुछ न्यूक्लियसिस के थ्रू ये वाला जो को कहते हैं पार्ट है रिमूव हो जाएगा, फिर यहाँ पे एंटी कोडॉन वाली चीज आ जाएगी। होता है कि जो इसका 5 एंड होगा वहां पे भी कुछ 16 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसको रिमूव करना होगा, जो कि कहते हैं ऐसी इसकी इनएक्टिव फॉर्म करवा रहे हैं। तो इसके रिमूवल कैसे होगा, कुछ राइबोन्यूक्लियेसिस आएंगे जहां पे जिस तरह यहाँ पे जो होता है उसका नाम होता है आरएनएसपी, वो इस जगह को रिमूव कर देगा जिससे ये कहते हैं ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तीसरी चीज टीआरएनए में क्या होती है कि जो इसकी 3 एंड होती है, 3 एंड पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रखता है सीसीए का। ये सीक्वेंस रिक्वायर्ड क्यों होता है, क्योंकि क्या कहते हैं यहीं पे आपके अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अटैच हुए होते हैं, और टीआरएनए जब ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे जब वो अमाइनो एसिड्स ला रहा होगा तो अमाइनो एसिड्स यहीं पे बाइंड करके ला रहा होगा। तो ये जो साइटोसिन एडेनिन का सीक्वेंस है ये बनता कैसे है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज। ये लिखा हुआ भी है न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज। क्या कराता है, जो सीसीए सीक्वेंस है वो ऐड करते हैं 3 टर्मिनल एंड पे, और क्या कहते हैं उससे फिर क्या होता है जो आपकी टीआरएनए है इस तरह क्या कहते हैं मॉडिफाई हो जाती है, और इस तरह हम देख सकते हैं इसके एक्टिव फॉर्म बन जाती है। और जो कुछ और बेसिस भी हैं जो उसके अंदर होती हैं डायहाइड्रोयूरेसिल की और आई थिंक थाइमिडीन की, वो लगती कैसे हैं, वो मॉडिफिकेशंस के थ्रू ही लगती हैं, जो उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई कि जो प्री टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो कुछ मॉडिफिकेशंस के थ्रू आपका अपनी एक्टिव फॉर्म में जो टीआरएनए में आ गया। अब जो एमआरएनए होती है विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूकैरियोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स की मैसेंजर आरएनए होती है वो तो इतनी ट्रांसक्रिप्शन उसमें इतनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक एमआरएनए मॉलिक्यूल होती है उसमें होती है, क्योंकि जो एमआरएनए होगा वही आगे जाके फिर प्रोटीन्स बनाएगा अपने ट्रांसलेशन के थ्रू, और जो एमआरएनए होता है वो बन रहा होता है अपना न्यूक्लियस के अंदर। तो होता क्या कि जब वो क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, लेट्स सपोज ये एमआरएनए बन रहा है, अब होगा क्या न्यूक्लियस के अंदर इस एमआरएनए पे एक 5 एंड है, एक 3 एंड है। जो 5 एंड है वहां पे आके एक कैप लगेगी जिसका नाम होगा गुआनोसिन मिथाइल 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप कैसे लगेगी, और इस कैप का फंक्शन क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं ये एक तो एमआरएनए का जो मॉलिक्यूल है उसको स्टेबलाइज करेगी, दूसरा ये क्या करा रही होती है, ये एक तो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन के लिए भी हेल्पफुल होती है क्योंकि यही चीज इनिशिएट करा रही होती है ट्रांसलेशन, ये एफिशिएंट होती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो 7 मिथाइल जीटीपी का मेन काम लेकिन ये होता है कि जो एमआरएनए है जिसके अंदर कोडिंग रीजन है, अगर तो ये हम एमआरएनए ऐसे निकाल लें तो होगा क्या कि जो कोडिंग रीजन है वो आपके जो एनवायरनमेंट में कुछ न्यूक्लियसिस और क्या कहते हैं राइबोन्यूक्लियसिस और जो एक्सोन्यूक्लियसिस एंजाइम होते हैं वो इसको क्लीव कर देंगे। लेकिन 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करती है, इसके 5 एंड पे आके लगती है ताकि इसको स्टेबलाइज करे और ताकि इसको राइबोन्यूक्लियसिस से प्रोटेक्ट करे। तो वो लगती कैसे, जो जीटीपी है
आपकी जो जीओटीपी है, क्या कहते हैं, ट्राइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो कन्वर्ट होता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और वो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट पहले आके अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम गुआनिलाइल ट्रांसफेरेज। फिर क्या होता है, वो जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट आके अटैच हुई है उसके जो 7 रिंग होगी गुआनिन की, वहाँ पे मिथाइलेशन होगी। जब भी मिथाइलेशन होती है, वीनो जो सैम होती है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, वो आपको क्या कहते हैं मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा होता है, तो सैम यहाँ पे आएगी, इसके 7th पार्ट पे क्या कहते हैं अपनी मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगी, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम का नाम होगा गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज। इससे ये 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाएगी, और इसमें अनयूजुअल सी चीज़ एक देख सकते हैं कि इसमें जो आपके क्या कहते हैं ट्राइफॉस्फेट की लिंकेज होगी वो थ्रू 5-5 ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड्स हो रही होगी, क्योंकि यूजली 3-5 फॉस्फेट क्या कहते हैं फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जो यहाँ पे फॉस्फोर एस्टर बॉन्ड बनने ये 5 से 5 हैं। जो 7 मिथाइल गुआनोसिन आई है उसका भी 5 एंड होगा, उधर वहाँ पे एक फॉस्फेट लगा होगा, और जो ऑलरेडी यहाँ से mRNA बन रहा होता है वहाँ पे भी क्या कहते हैं वीनो के जो 5 एंड होता है वहाँ पे फॉस्फेट ही होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अनयूजुअल सा एक 5-5 फॉस्फेट एस्टर लिंकेज होती है। तो एक तो क्या कहते हैं यूकैरियोटिक एमआरएनए की अब हम बात करें, एमआरएनए में एक तो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है वो ये कि 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप्टेन लगना है। दूसरी है कि पॉली ए टेल नहीं लगना है। पॉली ए टेल क्या है कि यहाँ पे काफ़ी अराउंड 40 to 250 एडिनाइलेट यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के क्या कहते हैं सीक्वेंसेस, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, और इनका काम क्या होगा कि ये भी एक तो एमआरएनए के मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करा रहे होंगे, दूसरा ये भी हेल्प करेंगे कि जब एमआरएनए ने न्यूक्लियस से निकल के जाना होगा साइटोसोल में तो ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे होंगे, ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेंगे, और वही एक्सोन्यूक्लियस से बचा रहे होंगे। और ये पॉली ए टेल लगते कैसे हैं कि जो एमआरएनए होता है, जो हम एमआरएनए बना रहे थे अपनी ट्रांसक्रिप्शन में, यहाँ पे उसके 3 एंड पे एक सीक्वेंस होता है, एक क्या कहते हैं यूनिक सा सीक्वेंस होता है जिसका नाम होता है पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस। जैसे ये सीक्वेंस आता है फिर आपकी क्या कहते हैं पॉली ए टेल लगती है। पॉली ए टेल लगाता कौन है, ये 40 से अराउंड 40 से लेकर 250 एडिनाइलेट, यहाँ पे शुगर्स क्या कहते हैं एडिनाइलेट्स जो हैं एडेनिन की ये न्यूक्लियोटाइड्स जो लगे हुए हैं, ये लगते कैसे हैं, एक एंजाइम के थ्रू लगते हैं जिसका नाम है पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज, और ये एटीपी को यूज करता है एज अ सबस्ट्रेट। तो ये क्या कहते हैं आएगा, ये पॉली ए टेल लगाएगा 3 एंड पर, इसका काम वही होगा कि क्या कहते हैं जैसे ये टेल लग जाएगी एक तो ये फिर टर्मिनेट कर देगी ट्रांसक्रिप्शन को। ये एक तरफ से को ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जो को होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हो रही होती है, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी तो जैसे ये सीक्वेंस आया वैसी पॉली ए टेल लगी। जब पॉली ए टेल लग जाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, और फिर आपका जो एमआरएनए का मॉलिक्यूल बन के वो न्यूक्लियस से निकल जाएगा, और फिर वो चला जाएगा साइटोसोल में ट्रांसलेशन के लिए। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई कि द प्री एमआरएनए इज क्लीव डाउनस्ट्रीम ऑफ कॉन्सेंसस सीक्वेंस कॉल्ड पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस विच इज फाउंड at the 3 end of RNA, और poly A tail is added to the new 3 RNA। और टेलिंग क्या कराती है, it terminates eukaryotic transcription, it also helps stabilize the mRNA, it facilitates its exit from nucleus and aids in translation। और जैसे ये साइटोसोल के अंदर एंटर हो जाती है तो पॉली ए टेल आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं शॉर्ट ऑन होने लग जाती है। तो अब तक हमने 2 कर ली, एक तो 7 मिथाइल जीडीपी कैप लगेगी एमआरएनए में, दूसरी पॉली ए टेल लगेगी, तीसरी क्या होती है जो आखिरी होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, एक क्या कहते हैं प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है स्प्लाइसिंग। जब ये आपका क्या कहते हैं एमआरएनए का मॉलिक्यूल बन रहा था तो उसमें कुछ सीक्वेंस होंगे जो कोड करा रहे होंगे प्रोटीन के लिए, लेकिन कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे जिनको हम इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस कहेंगे। उन इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस का एक और नाम होता है इंट्रॉन्स, कि वो जो सीक्वेंसेस जो उन्होंने कोड नहीं करना जो इंटरवीन कर रहे हैं बीच में उनका नाम है इंट्रॉन्स, और जिन्होंने कोड करना होगा प्रोटीन के लिए वो उन्होंने अपनी जो सीक्वेंसेस को एक्सप्रेस करना होगा तो उनका नाम हमने एक्सॉन्स रखा है। एक्सप्रेस्ड के ईएक्स और एक्सॉन्स के ईएक्स हम याद कर सकते हैं कि एक्सॉन्स जो है वो एक्सप्रेस करा रहे हैं, जो इंट्रॉन्स है वो इंटरवीन कर रहे हैं। तो जो इंटरवीन कर रहे हैं हमको वो तो नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि वो प्रोटीन की जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी उसमें क्या कहते हैं वो करेंगे एज अ क्या कहते हैं एज अ ऑब्स्टिकल आएंगे। तो इंट्रॉन्स को रिमूव कराना होता है और जो एक्सॉन्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कराना होता है, और इस प्रोसेस को जो इंट्रॉन्स के रिमूवल का प्रोसेस होता है, एक्सॉन्स के ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होती कैसी है, स्प्लाइसोसोम्स के थ्रू। स्प्लाइसोसोम्स कुछ प्रोटीन्स होती है जो स्प्लाइसिंग कराती हैं। यूकैरियोट्स में क्या होती है, जो आपकी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही होती है, तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के पास कुछ ऐसी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होती हैं जहाँ जिनके पास काफ़ी सारे यूरेसिल रिच सेगमेंट्स होते हैं, यूरेसिल की न्यूक्लियोटाइड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए पे आके कुछ और राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स लगती हैं, जिससे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हैं उनका नाम कन्वर्ट हो जाता है स्नर्प में, और यू कैन कॉल देम स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स। ये जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स है जिनका एक और नाम स्नर्प भी कह सकते हैं, ये बेसिकली आपके स्प्लाइसोसोम्स हैं जो कि स्प्लाइसिंग कराएंगे, और ये 5 तरह के होते हैं, U1, U2, U4, U5 एंड U6। ये कराते हैं स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग कराते कैसे हैं,
अब हमने पूरी इस फिगर को देखना है, इस तरह कराते हैं कि ये जो इंट्रॉन है, जो येलो वाला पार्ट है, ये नॉन कोडिंग है तो इसको रिमूव कराएंगे, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है एक्सॉन्स, इनको बाइंड कराएंगे ताकि क्या कहते हैं प्रोटीन आपकी फिर आराम से ट्रांसलेट हो, जब ट्रांसलेशन हो रही हो आपके जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो बन सके। तो हमने अब हम स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग होती कैसे, जो हमने ये येलो वाला सीक्वेंस है जो इंट्रॉन है इसको रिमूव कराना है, और जो ब्लू वाले सीक्वेंस है जो एक्सॉन्स है इनको हमने आपस में बाइंड कराना है। होगा क्या, सबसे पहले तो ये पांचों U1 U2 U4 U5 U6 आके लगेंगी, ये स्नर प्रोटीन्स आके लगेंगी। फिर होगा क्या, अपने क्या कहते हैं इन दो साइड्स पे, एक तो स्प्लाइस डोनर साइड्स पे अपने 5 एंड पे, और थ्री एंड स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड वहां पे। अब होता है कि एक और चीज याद रखनी है कि देयर आर 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स विद इन द mRNA मॉलिक्यूल, जो कि डीएनए के भी अंदर से के उस अपना जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं वो 3 से 5 एंड पे होते हैं। तो खैर सबसे पहले ये 5 प्रोटीन्स आएंगे। होगा क्या, जो U1 और U4 होगी वो निकल जाएंगी। जैसी U1 और U4 निकल जाएंगी वैसी फिर U2 U5 और U6 ने वो अपना फंक्शन क्या कहते हैं वो एक्टिवेट होंगी और वो स्प्लाइसिंग कराएंगी। स्प्लाइसिंग कैसे करेंगी कि ये जो इसमें क्या कहते हैं बीच में एक एडेनिन क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे लगा होगा उसके जो 2 एंड होगा वहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगी। तो ये U2 U5 और U6 करा करे होंगे। ये जो एडेनिन है जिसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसको हम ब्रांच साइड भी कहते हैं, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही हम देख भी सकते हैं, इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो कि ब्रांच साइड है उसको ये क्या कहते हैं बाइंड करवाएगी शुरू वाले जहाँ पे 5 साइड है, शुरू में जो 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा वहां से। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो 2 एंड है उसको फॉस्फेट बॉन्ड से क्या कहते हैं बाइंड करेगी और ये बना देगी एक अनयूजुअल सा 2-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसको और जो स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर का नाम होता है लैरिएट स्ट्रक्चर। लैरिएट किसे कहते हैं, लैरिएट बेसिकली लैरिएट कह सकते हैं या लासो कह सकते हैं। अगर आपने कुछ काउबॉय वाली मूवीज देखी हो कि वो जो काउबॉय होते हैं वो जो घोड़े में बैठ के वो जो रस्सी नहीं घुमाते ऊपर यूं यूं करके, अब आई होप इजीली समझ में आ रहा है, वो जो रस्सी होती है ना, वो जो जिस तरह रस्सी घुमा रहा होता है काउबॉय, उस चीज को लैरिएट कहते हैं। लैरिएट इज बेसिकली रोप या लेसो। तो ये उस तरह का हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं बना हुआ है। तो जैसी जो एडेनिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 2 जहाँ पे 2 एंड है, वो जैसी शुरू वाले जहाँ से इंट्रॉन स्टार्ट हो रहा है वहां का जो 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था उसके जो 5 फॉस्फेट के साथ अटैच होगा तो अनयूजुअल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा 2-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और वो एक लैरिएट स्ट्रक्चर बना देगा। अब होगा क्या कि जैसी लैरिएट स्ट्रक्चर बना तो जो यहाँ पे एक्सॉन था जो 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ था उसकी जो 3 एंड होगी वो खाली हो जाएगी। एंड वी नो जो 3 एंड होते हैं वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है। अब ये 3 एंड क्या करेगा, ये जो 3 एंड वाली हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगी ये इंट्रॉन्स के एंड पे जिसको हम स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड भी कहते हैं, जो वहां पे 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना होगा वहां के 5 फॉस्फेट ग्रुप के साथ जाके अटैच करेगी और 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगी एक्सॉन के साथ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, होगा क्या, जैसे यहाँ वाला 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड खत्म हो गया तो क्या कहते हैं यहाँ की जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थी एक्सॉन की वो खाली हो गई। अब जो यहाँ पे एक्सॉन है, एक्सॉन जो यहाँ पे इस इंट्रॉन के साथ 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ अटैच हुआ है, होगा क्या, जो एक्सॉन के पास इधर 5 फॉस्फेट ग्रुप होगी, ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगी 5 फॉस्फेट वाली ग्रुप को जो कि स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड भी होती है। उससे होगा क्या, ये वाला एक्सॉन इस वाले एक्सॉन के साथ बाइंड कर देगा और ये जो इंट्रॉन था ये फिर रिमूव हो जाएगा और हम इस तरह के कहते हैं जो इंट्रॉन है ये एक्साइज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और एक्सॉन्स आपस में बाइंड हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ये एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह होती है स्प्लाइसिंग के इंट्रॉन, इस तरह हम देख सकते हैं रिमूव हो गया, एक्सॉन्स आपस में बाइंड करके और आपकी स्प्लाइसिंग हो गई। और फिर आपकी जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन थी वो भी फिर निकल जाएंगी क्योंकि उन्होंने अपना काम कर लिया। तो ये लिखा हुआ है कि न्यूली फ्रीड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एक्सॉन 1, जो मैंने अभी चीज़ बताई है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सॉन 1 की जो फ्री हो गई वो क्या करेगी, इट विल अटैक द 5 फॉस्फेट एट द स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट थी यहाँ पे 5 एंड पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे इसने ये अटैक किया, ये जो एरो से दिखाया हुआ है जैसे ही अटैक किया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया जिसकी वजह से जो एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 हैं दे विल बी जॉइंट और जो इंट्रॉन होगा वो एक्साइज यानी वो रिमूव हो जाएगा और फिर आपकी जो है मैच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। और जो इंट्रॉन ये जो रिमूव हो जाता है ये यहाँ तो इसकी 2 फेट्स होंगी, या तो ये डिग्रेड हो जाएगा या क्या कराता है, ये जो इंट्रॉन होता है ये बेसिकली जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होती है उसकी सिंथेसिस के लिए एज अ प्रिकर्सर काम कर रहा होता है ये जो इंट्रॉन रिमूव हुआ है।
तो इस तरह क्या कहते हैं यूकैरियोटिक mRNA में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है, एक तो 7 मिथाइल जीडीपी कैप के थ्रू, एक पॉली ए टेल के थ्रू और एक स्प्लाइसिंग के थ्रू। और जो स्प्लाइसिंग है वो हर तरह से हो सकती है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी हो सकती है, क्योंकि क्या कहते हैं जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो बहुत छोटा सा होता है। तो अब जिस तरह भी स्प्लाइसिंग होगी उस तरह ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो प्रोटीन्स हैं उनके डिफरेंट आइसोफॉर्म्स बन जाएं। जिस तरह जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होती है उसका यही होती है कि अगर उसकी कुछ ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो तो उससे कुछ मल्टीपल आइसोफॉर्म्स बन जाते हैं उसी ट्रोपोमायोसिन की प्रोटीन्स के। और वही ऑल्टरनेटिव चीज़ उन्होंने यहाँ दिखाई गई कि जिस तरह ये अब एक प्री mRNA मॉलिक्यूल है, इसमें बीच में इंट्रॉन्स हैं, तो या तो ये हो सकता है कि ये इंट्रॉन से मूव हो जाएं और एक्सॉन 1 2 3 आपस में ज्वाइंट जाएं, एक तो ये mRNA मॉलिक्यूल बन सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंट्रॉन्स हैं ये ऐसा हो कि स्प्लाइसिंग के बाद इंट्रॉन्स भी खत्म हो जाएं और एक्सॉन 2 भी निकल जाए, जिससे फिर जो नई प्रोटीन बनेगी वो एक्सॉन 1 और एक्सॉन 3 वाला मेच्योर mRNA का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन दोनों की जो ट्रांसलेशन होगी तो इन दोनों की ट्रांसलेशन से डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी। तो इस तरह हम ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू डिफरेंट क्या कहते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन और डिफरेंट mRNA के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, जिससे आपकी या तो डिफरेंट प्रोटीन्स बन सकती हैं या तो वही प्रोटीन्स के डिफरेंट आइसोफॉर्म्स बन सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो क्लिनिकल्स हैं आपकी, क्योंकि वीनो ट्रांसक्रिप्शन में म्यूटेशन हो सकती है, तो एक तो बीटा थैलेसीमिया होता है। बीटा थैलेसीमिया में बेसिकली यही होता है कि इनकरेक्ट स्प्लाइसिंग होती है बीटा ग्लोबिन जो चेन होती है उसकी, उससे होगा कि बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो फिर थोड़ी क्या कहते हैं डिफेक्टिव होगी, जिसकी वजह से आपकी जो कंडीशन हो जाएगी वो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। कि कोई भी म्यूटेशन हुई जिससे क्या होगा जो बीटा ग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसकी इनकरेक्ट स्प्लाइसिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा, क्योंकि स्प्लाइस साइट म्यूटेशंस कैन रिजल्ट इन, क्योंकि इट इज सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, mutation that cause the incorrect splicing of beta globin mRNA are responsible for some case of beta thalassemia यही। और दूसरा ये जो म्यूटेशन है कहीं पे भी हो सकती है, इस म्यूटेशन के थ्रू या तो ये भी हो सकता है कि जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव ना हो, और ये भी हो सकता है कि इंट्रॉन्स वहीं पे रहें और एक्सॉन्स रिमूव हो जाएं। ये चीज़ दिखाई देगी स्प्लाइस साइट म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन एक्सॉन्स बीइंग स्किप्ड विच इज बेसिकली रिमूव। कि या तो ऐसा हो सकता है कि म्यूटेशन से जो एक्सॉन्स हैं जो कि मेन आपको कोडिंग एक्सप्रेस पार्ट हैं वही रिमूव हो जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो इंट्रॉन्स हैं वो अंदर रिटेन है जो कि इंटरवीन कर रहे हैं। तो और एक और इससे रिलेटेड क्लिनिकल होती है, एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसका नाम होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में क्या होता है कि ये जो स्नर्प हैं, ये जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं जो कि स्प्लाइसिंग करा रही होंगी, जैसे स्प्लाइसोसोम ऐड कर रही होंगी, ऑटोइम्यून डिजीज होगी तो होगा इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी इस कंडीशन में। इन सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एंड ऑटोइम्यून डिजीज पेशेंट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देयर ओन न्यूक्लियर प्रोटीन सच एज स्नर्प। तो उससे होगा कि स्प्लाइसोसोम सही बनेंगी और स्प्लाइसिंग आपकी सही से हो नहीं पाएगी। तो दैट वाज ऑल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड पर मोस्टली यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स के mRNA में भी ऐसी होती है और जो क्या कहते हैं यूकैरियोट्स के tRNA हैं और जो राइबोसोमल RNA हैं उनमें ऐसी होती है, क्योंकि वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियो के जो प्रोकैरियोट का RNA पॉलीमरेज है वो एक ही होता है जिससे हर तरह की RNA बन सकती है, वेयरएज यूकैरियोट्स के डिफरेंट स्पेसिफिक RNA के क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमरेज 1 2 और 3 जो कि डिफरेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड्स बना रहे होते हैं। सो दैट वाज इट, आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।